नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक जारी, कई अहम प्रस्तावों पर आज लग सकती है मुहर। लोक भवन में हो रही है कैबिनेट की बैठक, तो योगी कैबिनेट की लखनऊ में बैठक जारी, कई अहम प्रस्तावों पर आज लग सकती है मुहर। लोक भवन में हो रही है योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं बैठक। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही लगातार बैठक जारी, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो चुनाव के बाद जिस तरह से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग विभागों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसे में योगी कैबिनेट की बैठक इस समय चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और इसी खबर पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, योगी कैबिनेट की बैठक जिस तरह से जारी है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात निकलकर सामने आ रही है। कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए योगी कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो इस समय लोक भवन में चल रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं और उसके अलावा उनके सभी कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाएंगे, जिनको आज कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट में रखा गया और किन प्रस्ताव को मंजूरी मिली, इसकी जो जानकारी है वो कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, PWD, वन विभाग, इन सभी विभागों के जो कई अहम प्रस्ताव हैं वो आज इस बैठक में रखे जा सकते हैं, जिनको कैबिनेट अपनी मंजूरी जो है वो दे सकती है। लंबे समय से ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही थी और उनको कैबिनेट से अप्रूवल किया सकता है, तो आज उन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट की मंजूरी मिली है या फिर वो कैबिनेट में रखे गए, तो उसकी जानकारी जो है वो अब से मैच कुछ देर बाद जब बैठक समाप्त होगी तो सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस जानकारी को जो है वो साझा किया जाएगा कि आज कौन कौन से प्रस्ताव जो थे उनको कैबिनेट बैठक में रखा गया, किन किन प्रस्तावों को जो है वो मंजूरी मिली है और आगे क्या कुछ सरकार की रणनीति है। विकास कार्यों को तेजी से लाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई को तेजी से जो है आगे बढ़ाएं, जिसके जरिए आम लोगों को साफ तौर पर उसका लाभ मिल सके और जो जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उनको तेजी के साथ उनका क्रियान्वित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इन सभी से माना जा रहा है कि उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो विभाग हैं वो आज अपने जो प्रस्ताव हैं उसको इस कैबिनेट बैठक में रखेंगे और उसको आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी की बात सामने आ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अभी तक चुनाव को लेकर कई योजनाएं जो रुकी हुई थी या जिन पर उस तरह से काम नहीं हुआ था, उनमें तेजी लाने की बात की गई है। विकास को लेकर आपने जानकारी दी है, बिजली से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ तो लोकसभा के चुनाव की समाप्ति हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज के साथ ही साथ आगे का रोड मैप भी तैयार हो रहा है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के चलते जरूर सरकार की कई सारे ऐसे कार्य थे जो रुके हुए थे, चूंकि प्रदेश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता जो थी वो लागू थी। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद से इनको देखने को मिला डबल स्पीड के साथ में मुख्यमंत्री जो है वो एक्शन में नजर आए हैं। अधिकारियों के साथ में बैठक हो, विभागों की समीक्षा बैठक हो या फिर कैबिनेट बैठक हो, सभी लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आज भी जो है ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और उसके अंदर जो है ये अलग अलग विभागों के कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो रखे जा रहे हैं। तो साफ तौर पर इन प्रस्तावों के पीछे का भी मकसद है कि जो विकास के कार्य रुके होते उनमें और तेजी लाई जा सके, प्रदेश के लोगों को जो है सहूलियत मिल सके और जो विकास के कार्य रुके हुए थे वो वापस से शुरू हो या फिर उनमें कैबिनेट के अप्रूवल क्या सकता है वो काम जो है वो बाधा रहित रहते हुए जो है सुचारू रूप से जो है वो चलते रहें। तो इसलिए आज ये कैबिनेट की बैठक माना जा रहा है कि कई महीनों में जो है वो अहम है। कई ऐसे विभाग हैं जो आज अपने अलग अलग जो प्रस्ताव हैं वो आज इस कैबिनेट बैठक में लेके आए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, PWD है, पर्यटन विभाग है, इसके अलावा वन विभाग है। तो माना जा रहा है कि इन सभी विभागों के कई अहम जो प्रस्ताव हैं अलग अलग जिनको कैबिनेट से अप्रूवल कर सकता है उनको आज इस बैठक में रखा जाएगा और उसके जरिए जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उनको और तेजी के साथ में पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल, तो विकास के कार्यों को लेकर अहम बैठक चल रही है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में योगी कैबिनेट की बैठक के आधार पर, योजनाओं के आधार पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके आधार पर डैमेज कंट्रोल या उसे सुधारने का भी काम किया जाएगा? क्योंकि जहां जहां भी खामियां या कमियां निकल कर आ रही हैं, क्या योगी सरकार भी उन्हें 27 तक दुरुस्त करने पर काम कर सकती है आगे आने वाले समय में?
देखिए, सरकार चूंकि लगातार काम करती रहती है और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें क्या वजह रही थी, क्या सरकार की उसमें कोई कहीं पर कमी रही है काम को लेकर, जिस वजह से ऐसी नाराजगी देखने को मिली है, तो जरूर उसको डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कवायद जो है वो सरकार की तरफ से भी की जा रही है, ताकि उसका बेहतर परिणाम जो है वो आने वाले चुनावों में देखने को मिले। और कहीं ना कहीं इन सब के जरिए जो पूरा मकसद है कि जो अभी जो विकास के कार्य हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करेंगे, जिसके जरिए वो जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रख सकेंगे, या फिर वो वादे या वो बातें जो चुनाव से पहले जो है वो की गई थी, जो अपने उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था उसमें जो बातें कही गई थी उन सबको कैसे पूरा किया जाए, और उनको जिनमें पूरा करना है उनमें से बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनको कैबिनेट से अप्रूवल किया सकता है, तो उसके कह सकते हैं कि उसको रखते हुए ही जो है पूरा कार्य जो है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर इस समय रिकॉर्ड जो है वो बिजली आपूर्ति की जो मांग हो रही है, तो उसको लेकर सरकार ने 10 थर्मल पावर प्लांट जो है उनको शुरू करने की योजना बनाई है। तो क्या उनसे संबंधित जो प्रस्ताव हैं उनको भी कैबिनेट में रखा जाएगा और वहां से अप्रूवल के बाद ही उनका जो है क्रियान्वयन शुरू हो पाएगा। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं जिनके जरिए साफ तौर पर आम लोगों को फायदा होगा, जिसके जरिए प्रदेश में विकास की जो गति है वो तेज होगी, तो उनको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा ताकि जिसका सीधा फायदा आने वाले समय में जो है वो आम लोगों को मिल सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बैठक को लेकर अभी जानकारी, बैठक चल रही है, क्या लगता है आपको कब तक बैठक समाप्ति की ओर आगे बढ़ सकती है और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसको लेकर जानकारी कब तक निकल कर सामने आ सकती है? देखिए, फिलहाल अभी 11 बजे से जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है और माना जा रहा है कि अब से महज कुछ देर तक जो है ये बैठक चलेगी और उसके बाद 12:30 बजे के करीब जो है सरकार के जो मंत्री हैं जिनके विभागों के प्रस्ताव होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा करेंगे। तो माना जा रहा है अब से महज कुछ देर में जो ये बैठक है वो समाप्त होगी। 10 से 15 मिनट ये बैठक जो है और चल सकती है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। ओम बिरला ने दाखिल किया नामांकन। स्पीकर के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया गया है नामांकन। विपक्ष की तरफ से के सुरेश बनाए गए उम्मीदवार। विपक्ष की तरफ से के सुरेश बनाए गए उम्मीदवार। स्पीकर के लिए के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार। स्पीकर के लिए ओम बिरला ने दाखिल किया है नामांकन। विपक्ष से के सुरेश बनाए गए उम्मीदवार। तो 12 बजे तक की डेडलाइन थी स्पीकर के तौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए, और इससे पहले एनडीए की तरफ से जहां ओम बिरला ने एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से के सुरेश बनाए गए हैं उम्मीदवार। अब देखना होगा कि 26 जून को होने वाले चुनाव में लोकसभा के स्पीकर के पद पर कौन आसीन होता है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए दोनों ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। नामांकन दाखिल किया जा चुका है। ओम बिरला ने दाखिल किया अपना नामांकन। 12 बजे की थी डेडलाइन। वहीं इस नामांकन को लेकर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने स्पीकर पद के चुनाव के लिए क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि पार्टी के द्वारा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया गया था। ऐसे में सहयोग की जो बात की जा रही है वो सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की तरफ से कहा कुछ और जाता है और कथनी और करनी में अंतर होता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है तो ओम बिरला को स्पीकर पद के तौर पर वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, नामांकन ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए दाखिल कर दिया है, वहीं विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश बनाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान सामने आ रहा है, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया था, सहयोग की बात की है, लेकिन सहयोग उसी शर्त पर मिल सकता है अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो तो। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी लगातार कहीं ना इसको को लेकर सवाल करते कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो हमारा होगा, लेकिन इससे से एनडीए ने अपना स्पीकर का नाम चयन किया, वही ओम बिरला पद से बनने वाले हैं। लेकिन लगातार सवाल खड़ा होता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें घेरता नजर आता है, क्योंकि कल से ही सदन में लगातार इस हंगामा देखने को मिलेगा। तो सेनेट स्पीकर का भी जब चयन किया गया तब भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार कांग्रेस के सांसद रहे 8 बार के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो 7वीं बार का सांसद था उसको निश्चित किया। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार स्पीकर को लेकर के भी अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो स्पीकर को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि अगर कॉल आया है और सहयोग की अपील की जा रही है तो विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से विपक्ष डिप्टी स्पीकर पर अड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है कि एनडीए की तरफ से सहयोग विपक्ष का डिप्टी स्पीकर के मामले में किया जा सकता है? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सूत्रों से बात करें, सूत्रों जैसे जानकारी है, बहस चलती रही, अगर विपक्ष ने सहयोग नहीं किया तो हो सकता है कि इसकी वोटिंग के भी तारीखी वोटिंग के माध्यम से और स्पीकर को चयन किया जाए। अब देखना होगा कि आखिरकार सहमति दोनों की नहीं बन पाई, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा करता है आखिरकार एक स्पीकर हमारा होना चाहिए, न कि एनडीए का होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। बिल्कुल, देखिए लगातार वही है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी को लेते जाते हैं। पहले दिन से सदन में यहाँ पे बहस करा, उनका कहना है कि मोदी कैसे कुछ कैसे, लेकिन वही राहुल गांधी कह रहे हैं इसमें राजनीति करते हैं, संविधान को खास पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान का परिणाम करते, वही संविधान को लेकर के विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है। आखिरकार देखना है कि आखिरकार संविधान किस राह पर चलेगा, क्यों नहीं संविधान की बात सामने आती है, क्या स्पीकर को लेकर वोटिंग होगी या फिर सहमति से ही डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा? जी बिल्कुल, तो सहमति से डिप्टी स्पीकर की बात यहाँ पर है। अजय, जिस तरह से पहले दिन से ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है, संख्या इस बार विपक्ष की ज्यादा है और एकजुटता दिखाई दी है कल पहले सत्र के दौरान भी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि स्पीकर पद पर आर पार होने के साथ ही साथ आने वाले समय में भी सरकार के लिए विपक्ष मजबूती से खड़ा रह सकता है और कई मुद्दों पर मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विपक्ष इस बार मजबूती से आया हुआ है, लगातार संसद में कभी काफी सांसद मौजूद हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि आखिरकार जिस तरह बहुमत बीजेपी के साथ में है, जो कि गठबंधन सरकार बनाई है, लेकिन ऐसे में विपक्ष चाहता है कि हमारा स्पीकर बनाए। तो कहीं ना कहीं सवाल जो खड़ा होता है, जो संविधान के माध्यम के हिसाब से देखा जाता है, जिससे बहुमत होता है वही स्पीकर चुना जाता है, लेकिन ऐसे में विपक्ष चाहता है कि हमारी संख्या भी काफी है और मजबूत है, तो ऐसे में हमारा स्पीकर होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्यों इस तरह से संविधान के अंदर 2 दिन लगातार संसद चल रही है, उसमें शपथ ग्रहण भी शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो जो मानसून सत्र चलेगा उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है हंगामे की भैंट चढ़ता रहेगा। और देखना ये होगा कि जनता के हित का जो फैसला होगा वो क्या है, आपस के झगड़े में कहीं ना कहीं जनता का ही नुकसान होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ओम बिरला को लेकर राहुल गांधी ने समर्थन की बात कही है, लेकिन सशस्त्र समर्थन की यहाँ पर बात की गई है, ऐसे में अगर ओम बिरला का समर्थन विपक्ष के द्वारा किया जाता है तो डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या कुछ नाम सामने आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, राहुल गांधी की बात चल रही है या कांग्रेस की बात है, डिप्टी स्पीकर हमारा होता तो लगातार ओम बिरला का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसे में एनडीए दोनों स्पीकर अपने पास रखना चाहता है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस तरह की घटना अगर होती है तो एक सवाल और सामने आया, सूत्रों से जानकारी है कि वो स्पीकर को लेकर के चुनाव भी करा सकते हैं, यानी कि कल के बाद आज पता होगा, कल स्पीकर के लिए चुना जाएगा, लेकिन उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, राष्ट्रपति राहुल गांधी और विपक्ष क्या एकमत होता है या नहीं, क्योंकि आपस में कल भी बहस हुई थी विपक्ष के अंदर, कहने का सवाल खड़ा कि आखिरकार एक मत सभी विपक्ष नहीं सामने आता है, तो लेकिन वोटिंग होती है तो किसका स्पीकर होगा।
जी बिल्कुल। तो स्पीकर पद के लिए जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, बयान निकलकर राहुल गांधी का सामने आया है, नामांकन हालांकि दाखिल कर दिया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए नामांकन की क्या प्रक्रिया है, कब तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है और क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है? बिल्कुल पता नहीं, देखिए कुछ समय अभी ओम बिरला जो अपना नामांकन जारी किया, पर्चा भरा, 12 बजे का उनका समय था। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाएगा, उसका पर्चा भरा जाएगा। हो सकता है कि आज प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है, लेकिन जानकारी नहीं आ रही सामने, लेकिन 2 बजे के आसपास का समय दिया है। तो उस समय डिप्टी स्पीकर का भी पर्चा चयन किया जाएगा। देखना ये होगा कि आखिरकार इनका जो नाम सामने आ रहा है उनमें से किसका नाम चयनित किया जाएगा। जी, अगर विपक्ष की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए समर्थन नहीं दिया जाता है या सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर जैसे विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, अगर तो कहीं न कहीं वोटिंग का एक मुद्दा बनता है, उसमें सहमति राष्ट्रपति की तरफ से ली जाएगी ताकि उनका वोटिंग की जाए। वोटिंग के माध्यम से जिसके वोटिंग शेयर ज्यादा हो उसी का स्पीकर चुना जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अजय चौहान, जानकारी दे रहे थे कि स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया जा चुका है, लेकिन चुनाव के लिए जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष में तकरार है, देखना यह होगा कि ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए समर्थन दोनों ही पक्षों का मिलता है या इसमें तकरार लंबे समय तक देखने को मिलती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में आज से 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। जब कांग्रेस कि तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को
और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाहीपूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी सोमवार को वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और बाबा विश्वनाथ को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दिया। नीता अंबानी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद कहा कि मैं यहां 10 साल बाद आई हूं। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ का है, इसकी भव्यता देखकर बहुत खुशी हो रही है। पिछले 10 साल में वाराणसी का लुक बहुत बदला है, यहाँ काफी विकास हुआ है। साफ सफाई देखकर भी बेहद खुशी हो रही है। इसके अलावा नीता अंबानी ने कहा कि अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका की शादी के बाद एक फंक्शन काशी में जरूर करना चाहूंगी। शादी के बाद उनके साथ फिर काशी आऊंगी। अभी बेटे अनंत और राधिका की शादी के लिए आशीर्वाद मांगने बाबा विश्वनाथ के दरबार में आई हूँ। अर्पित करने के लिए बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है, और जो सोलर एनर्जी है यहाँ, और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, पर मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।